नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिखने से लेकर के चार्जशीट फाइल होने तक वो कौन कौन से विभिन्न चरण हैं जो कि एक गैर जमानतीय अपराध में इस्तेमाल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, what are the different stages involved from registering of FIR to filing of charge sheet in a non-bailable offence। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और उन डिफरेंट स्टेजेस को बारीकियों से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न चरण जो कि FIR रजिस्ट्रेशन से लेकर के चार्जशीट फाइलिंग तक की जो जरूरत पड़ती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस को डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2A ऑफ द CRPC में दिया हुआ है, जो कि कहता है कि इसी CRPC के शेड्यूल 1 में जितने भी अपराध यानी IPC के जितने सेक्शंस के सामने एक शेड्यूल बना है उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंस। साथ में उसी शेड्यूल के क्लासिफिकेशन 2 में ये भी बताया गया है कि वो कौन कौन से अन एक्ट है IPC को छोड़ करके जिसमें कोई अपराध अगर होता है तो कौन से बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल होंगे, या ट्राइबल या नॉन ट्राइबल, किससे ट्राइबल होगा और कौन उसे इंटरटेन करेगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो अदर देन IPC का क्लासिफिकेशन 2 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। या किसी और क्रिमिनल एक्ट में अगर कहीं डिफाइन हुआ है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो इस तरह से कुछ और माइनर एक्ट हैं जहां पर डिफाइन हुआ है बेलेबल नॉन बेलेबल का, तो वो अलग है। और बाकी IPC के जितने सेक्शन है वो CRPC के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कौन से अपराध बेलेबल कौन से नॉन बेलेबल है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है, और ये जो स्टेजेस है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए है, ठीक। अब आइए दूसरा है FIR यानी कि सेक्शन 154, जो कि पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और उसके एविडेंसरी वैल्यू से संबंधित वो वीडियो बना हुआ है, ठीक। तो यानी कि सेक्शन 154 डील विद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR रिगार्डिंग एनी कॉग्निटिव ऑफेंस। FIR हमेशा से संज्ञेय अपराध के लिए होता है, और ये भी संज्ञेय नॉन संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं तो वो शेड्यूल 1 में आपके CRPC में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 156(1) यानी कि यहाँ पर पुलिस का पावर दिया हुआ है, पुलिस में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निटिव ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी, ठीक। 156(3) में 156(3) में ये पावर मजिस्ट्रेट के पास है कि वो कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 190 में वो कॉग्निजेंस लेते हैं, खासकर तब जब कोई किसी व्यक्ति ने कंप्लेन यानी विक्टिम या किसी अन्य व्यक्ति ने 200 CRPC में एक कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, कोर्ट को मजिस्ट्रेट को प्राइम फेसा लग रहा है कि जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो 156(3) में वो पुलिस को आदेश कर सकते हैं। सेक्शन 156(3) में जो इन्वेस्टिगेशन का पावर है पुलिस के पास वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के कहने पे या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होगा, वो स्यू मोटो कोई भी पुलिस इस सेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए इन्वेस्टिगेशन, जो कि सेक्शन 2H ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 में डिफाइन किया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब FIR रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं द मैटर जो भी उसमें FIR में दर्ज की गई है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन कंटेम्पलेट्स द फॉलोइंग स्टेजेस टू बी कैरिड आउट, यानी कि जो अन्वेषण है वो फॉलोइंग प्रक्रिया यानी ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होना चाहिए, और इसका एक रिकॉर्डिंग होता है जिसे हम केस डायरी भी कहते हैं, ठीक है। उन सब में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग FIR दर्ज से लेकर के चार्जशीट फाइल तक जो है हर एक स्टेज के बारे में वो क्या क्या की है, क्या क्या कलेक्ट की है, वो सारा कुछ केस डायरी में लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को ये चाहिए कि वो स्पॉट ऑफ अकरेंस जहाँ पर घटना घटित हुई है, कोई अपराध संज्ञेय अपराध हुआ है, वहाँ पर पहले वो जाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा, फिर वहाँ पर नज़ारा देखते हैं और वहाँ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस को समझने का प्रयास करते हैं, असर्टेन करते हैं कि आखिर क्या हुई है क्या नहीं हुई है।
ठीक है। फिर वहाँ से जो है अगर ऑफेंडर मिल जाता है, सस्पेक्टेड ऑफेंडर जो भी है, उसे तुरंत डिस्कवर करते हैं और अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। और जो भी स्पॉट पे जो भी साक्ष्य मिल जाए, जो भी चीज़ें मिल जाए, चाहे वो जैसा भी चीज़ हो, वो उसे कलेक्ट करते हैं, जिससे खासकर वो चीज़ खासकर ज़्यादा कलेक्ट करते हैं जो कि ये साबित करता हो कि हाँ ये मदद करेगा ये बताने में कि हाँ इसी से या इसकी वजह से जो है अपराध घटित हुआ है। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन्स, जो भी उपस्थित है आसपास लोग, उसे एग्जामिन किया जाता है, इंक्लूडिंग अक्यूज्ड, अगर आरोपित व्यक्ति उसे भी किया जाता है। फिर उनके स्टेटमेंट को या जो भी वहाँ पर लोगों ने गवाह दिया है, जो बोला है, उस स्टेटमेंट को लिखित रूप पे दर्ज की जाती है। दूसरा, उन अन्य जगहों की तलाशी की जाती है जो अपराध से संबंधित है, ठीक। वहाँ पर कोई चीज़ पाई जाती है उसे कब्जे में ली जाती है और सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि जब ट्रायल हो तो उसे प्रोड्यूस किया जा सके और साबित किया जा सके कि हाँ ये इसकी वजह से या इस वजह से अपराध घटित हुआ है, ठीक। पांचवा है उन सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस जो है अपना व्यू रखती है, जिसे फॉर्मेशन ओपिनियन भी कहा जाता है, एज टू वेदर एंड मटेरियल कलेक्टेड देयर इस केस टू प्लेस द अक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल एंड फॉर टेकिंग नेसेसरी स्टेजेस फॉर फाइलिंग द चार्जशीट। यानी कि सारे साक्ष्य के आधार पे पुलिस किसी नतीजे पहुंचती है तो वो कंक्लूजन भी लिख देती है और वो बताती है अपनी चार्जशीट में। अब उनके पास दो ऑप्शन है, एविडेंस कलेक्ट होने के बाद अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ में नहीं है, कुछ अपराध घटित होने की संभावना नहीं लग रही है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कोई अपराध नहीं हुआ है। अगर उनको लगता है कि हाँ कोई अपराध हुआ है तो वो चार्जशीट फाइल करते हैं। जब चार्जशीट फाइल करते हैं तो फिर जो है उस पर कॉग्निज होकर के आगे कार्रवाई चलती है, ठीक। जब सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है अक्यूज्ड की गिरफ्तारी, ठीक है। अगर स्पॉट पर मिल गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर उसके खिलाफ जो है समन और सर्च वारंट इशू किया जाएगा। तो जैसे कंडीशन होगा उस हिसाब से पुलिस एक्शन लेगी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में अरेस्ट एनी अक्यूज्ड, ठीक है। अन्वेषण के दौरान ही कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस से संबंधित कोई अपराध किया हुआ है और पुलिस को लगता है कि ये आरोपित व्यक्ति हो सकता है तो उसे गिरफ्तार तुरंत करती है। बट ही इज रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस said accused within 24 hours बिफोर कंसर्न मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 160। लेकिन 167 जो है ये कहता है कि आप किसी भी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर जो उस प्लेस में जहाँ पर घटना घटित हुई है, जिसका जुडिक्शन है, अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार उसके उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना होगा, ठीक है। ये सेक्शन 167 कहता है। और इफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंप्लीटेड विद 24 आवर्स एज फिक्स्ड बाय सेक्शन 57, अगर 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तब तो सीधे जो है चार्जशीट फाइल कर देगी, और नहीं तो सेक्शन 57 कहता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चाहे ना हो, 24 घंटे के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष उस आरोपित व्यक्ति को पेश करना पुलिस की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक। अगला स्टेप है बेल। अगर अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास पहला ऑप्शन है एंटीसिपेटरी बेल, अर्थात अग्रिम जमानत, जो सेक्शन 438 में है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में व्हेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंटेंड्स टू अरेस्ट अ पर्सन, जब वो कोशिश करता है पुलिस ऑफिसर अन्वेषण के दौरान कि हाँ फला व्यक्ति आरोपित है और उसने कोई संभावना कि अपराध किया हुआ है, तो वो उसे अरेस्ट करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब अक्यूज को पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो वो जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए या तो सेशन कोर्ट के या हाई कोर्ट में वो अप्लाई करता है सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और अगर उसे बेल ग्रांट मिल जाती है, बेल नहीं एक्चुअली एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो इसमें ये होता है कि कोर्ट ये कहती है कि जैसे ही पुलिस उसे अरेस्ट करेगी उसी दौरान उसे बेल मिल जाएगी। इसीलिए इसका नाम है
एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत, यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिल जाना। ठीक है, यानी कि जब भी आशंका होगा नॉन बेल ऑफेंस का तो ये एप्लीकेशन मूव की जाती है। लेकिन अगर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उस आरोपित व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन है कि सेक्शन 439 में या तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि दोनों में एंटीसिपेटरी बेल में और रेगुलर बेल में ये अंतर है कि रेगुलर बेल में अक्यूज्ड गिरफ्तार हो जाता है और एंटीसिपेटरी में गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम है अग्रिम जमानत। ठीक, अब आगे देखते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बेल की बात करता है अंडर सेक्शन 167(2). इसमें अक्यूज्ड के पास एक स्टैट्यूटरी राइट है बेल प्राप्त करने का, खासकर तब अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो 10 साल से कम की सज़ा है तो 60 दिन, और अगर 10 साल से ऊपर से लेकर के डेथ पनिशमेंट तक का कोई अपराध किया हुआ है तो 90 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ही हैज़ अ राइट टू गेट बेल, और इसी में कहते हैं स्टैट्यूटरी बेल अंडर सेक्शन 167(2). ठीक है, और उसे न तो फिर पुलिस कस्टडी रखी जाएगी और न ही उसे जुडिशल कस्टडी रखी जाएगी अगर 60 दिन या 90 दिन का डेट पूरा हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और ये बेल ग्रांट करने का पावर मजिस्ट्रेट के पास है, उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने पुलिस कस्टडी को रिमांड बढ़ाया था, क्योंकि 167 बेसिकली रिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर वेयर इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विदिन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स के कंप्लीट ना होने या 24 घंटे कस्टडी रहने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करे, और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि स्टैट्यूटरी टाइम यानी 60 दिन 90 दिन पास हो गया है, उसके बावजूद भी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अगर आरोपित व्यक्ति बॉन्ड भरने को तैयार है तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे आरोपित व्यक्ति को बेल ग्रांट कर देगा। ये स्टैट्यूटरी रूल है जो कि फॉलो करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कंप्लीट होने के बाद पुलिस की जो दूसरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो है चार्जशीट फाइल करना। ठीक है, अगर सारे एविडेंसेस कलेक्ट होने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ है तो सेक्शन 169 में पुलिस जो है क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी और ये कहेगी कि उसके नज़र में जो है अपराध घटित नहीं हुआ है। ठीक, अगर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कलेक्टेड एविडेंस के आधार पे उस नतीजे पहुंचती है कि हाँ अपराध घटित हुआ है, देयर मस्ट बी हैव सब कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो वो 170 173 में अगर अपराध हुआ है तो उसे संबंधित चार्ज लगाते हुए चार्जशीट फाइल करेगी, और इसे हम कहते हैं पुलिस चालान। ठीक, अब आइए नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेस्ट पिटीशन। जब रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, जब पुलिस जो है रिपोर्ट फाइल कर देती है सेक्शन 173 में, तो द नेचर ऑफ फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, यानी स्टेटिंग देयर इज नो एविडेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, यानी कि पुलिस को लगता है कि अपराध घटित होने की संभावना नहीं लग रही है, यानी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है, तो उसके बाद जो है जो मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है तो उनके पास 3 ऑप्शन है टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। पहला, या तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले और प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दे। ठीक है, पहला। दूसरा, कोर्ट हो सकता है फाइनल रिपोर्ट को एग्री ना करे, डिसएग्री हो जाए विद द रिपोर्ट एंड टेक कॉग्निशन ऑफ ऑफेंस एंड इशू प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। अगर उन्हें लगता है कि जो एविडेंसेस या रिपोर्ट आई है दैट इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, उपयुक्त है आगे प्रोसीड करने के लिए, तो वो 204 में इशू प्रोसेस कर देंगे, और नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकती है कि नहीं, अभी जो रिपोर्ट लगाए हो ये एविडेंस जो है अधूरा है, इसको कंप्लीट करो। तो जहाँ से पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया हुआ है तो वहाँ से आगे वो फर्दर डायरेक्शन मजिस्ट्रेट देंगे, उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसे हम कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा नहीं, जहाँ तक हो चुका है उसे छोड़ दिया जाएगा
उसके बाद कुछ नई चीज़ के लिए तलाश की जाएगी। ठीक, यानी पुरानी इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ करके नई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में। ठीक, अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट पिटीशन कब फाइल किया जाएगा। तो ये जब मजिस्ट्रेट पहला ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यानी कि कोर्ट में एक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग। लेकिन प्रोसीडिंग ड्रॉप करने से पहले वो कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को एक मौका देंगे कि वो अपनी बात कहे, यानी पुलिस रिपोर्ट को उसको पढ़वाया जाएगा, उसको देखा जाएगा, और फिर अगर इन्फॉर्मेंट सेटिस्फाइड होता है पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट से, तभी किसी केस को क्लोज डाउन किया जाएगा, यानी प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जाएगा। बिना सुने प्रोसीडिंग ड्रॉप नहीं की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है इशू प्रोसेस, जो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है आगे प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए सेक्शन 190 में, तो फिर वो 204 में इशू प्रोसेस कर देगा अगेंस्ट अक्यूज्ड, यानी समन या वारंट इशू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 में ये बात को हेल्ड किया है कि जब भी फाइनल रिपोर्ट सेक्शन 173, 102 में जब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और मजिस्ट्रेट इस नतीजे पहुंचती है कि ये जो रिपोर्ट है ये सही है और आगे कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और प्रोसीडिंग को ड्रॉप करता है, तो मजिस्ट्रेट को ये चाहिए, लीगल ड्यूटी है कि वो सबसे पहले इन्फॉर्मेंट या कंप्लेंट को इन्फॉर्म करे। ठीक है, जिससे कि एक नोटिस इशू जाएगा और वो पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने का उसको मौका मिलेगा उस इन्फॉर्मेंट को। ठीक, यानी कि उसकी बात भी सुनी जाएगी और वो एक पिटीशन फाइल करेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। ठीक है, और जब प्रोटेस्ट पिटीशन और रिपोर्ट में तालमेल बैठेगा तभी वो किसी प्रोसीडिंग को ड्रॉप करेगा, यानी कि प्रोसीडिंग ड्रॉप करने से पहले इन्फॉर्मेंट को सुनना जरूरी है। इट इज़ अ लीगल और स्टैट्यूटरी रूल विच हैज़ टू बी कंप्लाइड बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक, दूसरा केस है जितेंद्र कुमार अग्रवालिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000। क्रिमिनल लॉ जर्नल पटना हाई कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि जब भी फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 में पुलिस पेश करती है और मजिस्ट्रेट उसे एक्सेप्ट करता है और उस रिपोर्ट के अनुसार अक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं, और डिस्चार्ज करने से पहले अगर कंप्लेनेंट ने कोई प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया हुआ है, ठीक है, और उससे प्रोटेस्ट पिटीशन में कोई नए फैक्ट उभर के सामने अगर आती है, नई चीज़ समझ में आती है, तो मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 एंड होल्ड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202। 202 में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है खुद इंक्वायरी करे या पुलिस को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एविडेंस कलेक्ट करके दो पार्शली, क्योंकि सेक्शन 202 में पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करने का पावर पुलिस को नहीं होता है, वो 156(3) में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो पार्शली इन्वेस्टिगेट करके उस क्वेरी से संबंधित एविडेंसेस को कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट को देंगे जो मजिस्ट्रेट ने कह रखा है। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइलिंग ऑफ चार्जशीट तक विभिन्न चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसका उत्तर और उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।